हेलो बच्चों। आज हम लोग रिवीजन करेंगे हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर दिया है बेटा, जिसकी लेंथ कितनी लिखी दी गई है, एल दी गई है, ठीक है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बेटा है θ1, और यहाँ पर जो दिया है वो बेटा θ2, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है वो ए दिया हुआ, ठीक है। ये रॉड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हीट फ्लो करेंगे टी टाइम के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगा। तो देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक। तो रेट जब भी निकालना हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, आपको मालूम है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो पहला जो पॉइंट है इस पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पर, θ1 माइनस θ2। और दूसरा जो पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और तीसरा पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है 1/L पर, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये 3 पॉइंट हैं जिन पर हमें बात करनी होती है, ठीक है। तो हीट फ्लो अब निकाल लिया जाए। देखो क्या बनेगा फिर, ए θ1 माइनस θ2 बाई एल, ठीक। अब देखो ये साइन हटाओगे तो Q बाई टी इक्वल टू क्या बनेगा, के ए θ1 माइनस θ2 और बाई बेटा क्या होगा, एल। ये देखिए ये फॉर्मूला निकल के आया। ये जो Q बाई टी है इसको हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको हम क्या कहते हैं, हीट करंट भी कहते हैं, एच भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, एच। अब हम देख लेते हैं के क्या है। के का मतलब, इसको क्या नाम दिया जाए, तो इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ, जो हेडिंग है ना यही है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर। इसकी यूनिट देखिए क्या होगी बेटा, यूनिट होती है वाट पर मीटर केल्विन, या दूसरी यूनिट भी लिख सकते हो जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन, ओके। और जो इसकी डायमेंशन बेटा होगी वो होगी ml T-3 K-1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है थर्मल हीट करंट। थर्मल हीट करंट, सारे फॉर्मूले देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसको H से डिनोट किया जाता है। अभी हमने H का फॉर्मूला दिया है, क्या होता है बेटा, तो H इक्वल टू होगा के ए θ1 माइनस θ2 अपान एल। ये यहीं से हम निकाल सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बेटा निकाल सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। जो कैसे, एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस के ए को नीचे लेकर आते हैं। तो देखिए θ1 माइनस θ2 अपान ये एल अपनी जगह पे, इसको नीचे ले आए। ये देखो के ए, तो ये क्या है, अब इसको देखो यहाँ पर आराम से समझ सकते हो। अगर मैं इसको हीट करंट कहूँ, हीट करंट, तो पक्का है ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन सा, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया, आर इक्वल टू क्या, एल बाई के ए, ठीक। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब मैं आर कह सकता हूं तो आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, θ1 माइनस θ2 बाई एच। एच का मतलब यहाँ बेटा करंट से है, क्या है, करंट, हीट करंट। इसको हम आई भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉम्बिनेशन, किस में, सीरीज में। देखिए कई रॉड हैं, मान लो कई कंडक्टर को हमने लाइन से लगा दिया, देखो सीरीज में लगा दिया। ये देखो ऐसे 3 ले लिया। इसका जो कोफिशिएंट था कितना था बेटा, K1 था, इसका क्या था, K2 था, इसका क्या था, मान लो सपोज K3। इसकी लेंथ मान लो L1 है बेटा, L2 है, L3। टेम्परेचर T1 कहें या θ1 कहें, बातें कही, ये मान लो T2 है, ये T3 है एंड T4। तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है, देखो फॉर्मूले यहाँ याद रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या निकल के आता है,
हीट करंट, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन तो यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। हीट करंट, तो हीट करंट तो आपको मालूम है, जो हीट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें, क्योंकि सीरीज में आप पहले भी पढ़ चुके हैं करंट के केस में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। मतलब आप कह सकते हैं H1 इक्वल टू किसके बेटा होगा, H2 इक्वल टू किसके होगा, H3। जितने भी रॉड होंगी सब में इक्वल होगा। क्लियर, याद रहेगा, अभी आगे यूज़ किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, रजिस्टेंस का भी फॉर्मूला आप जानते हो, R1 होता है प्लस R2 होता है प्लस R3, ये आपको मालूम है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, कोई नया चीज़ नहीं है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के। तो के कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालते हैं के को। देखिए रेजिस्टेंस ही निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो सपोज, अब अभी मैंने R का फॉर्मूला आपको क्या दिया है बेटा, L बाई के दिया है ना। तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, L1 बाई K1A। यहाँ क्या लिख सकते हो, L2 बाई K2A, क्योंकि देखो यहाँ पर एरिया सबका हमने क्या ले लिया होगा, सेम। अलग अलग देगा तो अलग अलग ले लेना, ठीक है। तो देखो ये मैंने ले लिया। तीसरा देखो L3 बाई K3A। अब जब हम इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जितनी भी लेंथ है टोटल ऐड कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीट लेना है, टोटल लेना है। और के हमारा ये बन जाएगा इक्विवेलेंट, और एरिया तो यही रहेगा। अब जब सोचो ए तो हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा, देखो कॉमन होके कट गया, क्या बचा, के इक्विवेलेंट चाहिए मुझे। जब के इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको मालूम है कि ये तो मल्टीप्लाई में जाएंगे और ये डिवाइड में हो जाएंगे। देखो क्या बनेगा, L1 L2 L3 अपान L1 अपान K1 L2 अपान K2 L3 अपान K3। ये याद रखना है अच्छे से, ये सीरीज का फॉर्मूला है, सीरीज कॉम्बिनेशन में के का फॉर्मूला बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन बना लेते हैं। मान लो सपोज ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इफ स्लैब आर इक्वल इन लेंथ, अगर लेंथ इक्वल हो, इक्वल इन लेंथ, तो क्या करोगे। तो देखो के इक्वलेंट का बेटा तब फॉर्मूला होगा N अपान 1 अपान K1 1 अपान K2 1 अपान K3 एंड डॉट सो ऑन। जितनी रॉड होंगी ऊपर नंबर लिखना, बाकी टोटल 1 अपान करके ऐड कर लेना। मान लो सपोज 2 रॉड है, मान लो सपोज 2 हैं, तो देखो 2 के लिए क्या करोगे, तो यहाँ 2 अपान देखो 2 लिख लेंगे 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। क्लियर। और जब इसको सॉल्व करोगे बेटा क्या बनेगा, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। याद रहेगा ये 2 रॉड के लिए, नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहेगा, नहीं तो ये। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पहला केस हमने किस में लिया बेटा, सीरीज में। अब दूसरा हम लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 रॉड हमने ले लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिसमें का टेम्परेचर क्या है, T1 एंड T2 है, लेंथ क्या है L है, K1 K2 उसको कोफिशिएंट है, A1 और A2 से क्रॉस सेक्शन है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या पहला फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हीट करंट। देखिए हीट करंट कैसे निकालेंगे, तो एक अच्छा तरीका होगा H इक्वल टू जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी ऐड हो जाएगी, H1 H2 H3 जितने भी होंगे सबको ऐड कर लेना। क्लियर। सीरीज में इक्वल रहता है, इसमें ऐड कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस क्या होगा, और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 अपान R होता। क्लियर। तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, और आप ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, तीसरा, कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा, के इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 एंड डॉट डॉट डॉट। अपान में क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं सपोज 2 रॉड है हमारे पास, इफ 2 स्लैब हैव अ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन
एरिया। तब देखो क्या करेंगे, तो के इक्वल, अब इक्वल देखो, इक्वल होगा तो K1 प्लस K2 बचेगा और अपान नीचे क्या आ जाएगा 2। याद रहेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुका है ये भी नीट में डायरेक्ट। तो देखिए मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए पहले कंडक्शन वाले पॉइंट पे। अब इस पे पहले कुछ क्वेश्चन बताते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा, पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एक आ जाता है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो H1 पहले रॉड में मूव करेगा वही H2 दूसरे। हीट करंट समझिए, सीरीज में अगर इसमें H1 मान लो यहाँ से H1 जाएगा तो इधर से H1 निकलेगा। क्लियर, मतलब पहले रॉड में H1 इक्वल टू किसके, दूसरे रॉड में। ठीक है, दोनों रॉड दी हैं। एच का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया था। एच का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होता है बेटा, के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल। याद हो गया, चलो वैल्यू रखते हैं। देखो ये पहला रॉड है तो के कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 2K दिया हुआ। ए नहीं दिया है तो ए ले लेते हैं ए, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है बेटा 100 में से ये वाला थीटा निकाल लेंगे, और अपान लेंथ नहीं दिया है तो एल मान लेंगे। क्लियर, अब देखो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, क्या दिया है के बेटा, के दिया है, एरिया ए दिया है, मान लो नहीं दिया तो लेट कर लीजिए ऐसे ही। अब देखो पहला टेम्परेचर माइनस दूसरा टेम्परेचर, तो थीटा -20 और अपान बेटा क्या होगा एल। आप सॉल्व करिए, एल कैंसिल हो जाएगा, के से के, ए से ए, तो क्या निकल के आया, तो बचा क्या 2 और 100 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा -20। ओके, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा -20। क्लियर, अब देखिए ये थीटा इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 220 इक्वल टू 3 थीटा। और अब देखिए थीटा इक्वल टू निकल के आया कितना 220/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ये लगता है, दोबारा समझ लीजिए अच्छे से। देखिए जो हीट इसमें मूव करेगी वही हीट इसमें जाएगी, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर सेम होगा। अब हीट का ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, तो हमने क्या किया, दोनों केस में फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब ऐसे, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लगाएंगे आपको टाइम लगेगा, आपको मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो बहुत ध्यान से समझना, ट्रिक से कैसे लगाएंगे, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे थीटा पूछा गया, ध्यान से सुनना, क्या करना, जितना के दिया होगा उनको ऐड कर लेना। देखो कितना के दिया बेटा, इसमें 2K, इसमें कितना दिया के, देखो ऐड करोगे कितना हो गया 3K, तो केवल 3 लिखिएगा बस, नंबर यूज़ करना। अब दूसरा काम क्या करना है, इसका इससे इंटू कर लेना, तो 100 का 2 से इंटू करोगे क्या होगा बेटा 200, और उनको प्लस कर लेना इसको इससे के से, दोनों को, के का मतलब 1 से, तो देखो 20 का 1 से करोगे बेटा क्या आ जाएगा 20। देखो कितना आंसर डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, कितना हो जाएगा 220/3 और आंसर खत्म। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल लगाना एग्जाम में। ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने ये बताया बेटा, वो क्या था, कॉन्सेप्ट था। ये क्या मैंने बताई है, ट्रिक। समझ गए ना। चलो देखो अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ये देखो, अब जैसा सपोज ये क्वेश्चन है, अब मेथड से नहीं लगाएंगे, सिंपल मैंने जो सिखाया वो सुनो। क्या सिखाया था मैंने, थीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो जितना के है सबको ऐड कर लेंगे। बोलो ऐड करो, 4 2 6 और 1 1, कितना हो गया बेटा 7। समझ में आया, केवल नंबर लीजिएगा, के छोड़ देना, ठीक है। तो 4 2 6 और 1 7। ओके, बाकी मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर को के से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 100 का 1 से करोगे बेटा 100 हो जाएगा, सब मन में भी कर लोगे। 40 का 2 से करोगे बेटा 80 हो जाएगा, 10 का 4 से करोगे 40 हो जाएगा। देखो हो गया आंसर खत्म। क्या आ गया, देखिए 8 4 12 120, 220। क्लियर, ऐड कर लीजिए, तो समझ में आ गया ना, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 रॉड ऑफ द सेम डायमेंशन हैव थर्मल कंडक्टिविटी 3K 2K and K. They are arranged as shown with their end at 100 degrees Celsius, 50 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. The temperature of their junction. देखिए एक डायग्राम दिया गया है जिसमें क्या किए गए हैं, 3 जंक्शन, ये जंक्शन पॉइंट दिया है जहाँ का टेम्परेचर हमको क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना के लिए। और ये जो पॉइंट है
यहाँ का टेम्परेचर 100 है, ये जो एंड है इसका टेम्परेचर कितना है 50 है, इसका टेम्परेचर बेटा कितना है 0। तो पूछा गया है कि इसके जंक्शन का कितना टेम्परेचर होगा। तो देखो मैंने जो अभी तरीका बताया वही यूज़ करिए। क्या है तरीका, ट्रिक मैंने बता दी है आपको। क्या करें, टोटल के कर लें। कितना के है, 3K 2K और K, तो कितना बेटा हो जाएगा 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब क्या करें, टेम्परेचर को K से मल्टीप्लाई कर ले। तो देखो 100 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 300, 50 का 2 से करोगे बेटा क्या हो जाएगा 100, और 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। देखो आंसर हो गया 400/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 3। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया है 75, सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया 200/3, मतलब सेकेंड ऑप्शन ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट मतलब थर्ड ऑप्शन जो दिया है 40 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 100/3। तो क्लियर, मस्त आंसर आपने निकाल लिया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2 रॉड A and B of coefficient material are built together as shown in the figure. Their thermal conductivity are K1 and K2. The thermal conductivity of the composition rod will be। देखिए बेटा दो रॉड दिए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डायग्राम में देख लीजिए। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ। अब हमसे पूछा गया थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, आपको याद हो रहा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने एक बात बताई थी कि क्या किया जाता है फॉर्मूला, कि अगर दो दिए हों और अगर उनका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दिया हो तो एक ही फॉर्मूला बनता है K1 K2/2 और आंसर फिनिश। आंसर हो गया बेटा, तो याद ही होगा सीधे सीधे। पहले ऑप्शन में देखो क्या दिया है 3 K1 K2, K1 + K2/2। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया K1 + K2। तीसरे ऑप्शन में बेटा क्या दिया हुआ है 2K1 + K2। और फोर्थ ऑप्शन जो है यही दिया गया है क्या K1 + K2/2। इसका फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, आपको याद होगा K1 A1 + K2 A2 एंड डॉट 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 अपान बेटा A1 + A2। समझा देते हैं अच्छे से। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या होगा, K1 तो होगा लेकिन जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दिया गया है तो यहाँ A रखोगे, K2 A रखोगे, अपान देखो बेटा A + A रखोगे। सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ एक कॉमन हो जाएगा, K1 + K2 हो जाएगा और अपान 2A। A से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा K1 + K2/2। ठीक है। अब देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ फॉर दीज ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर T1 T2 and T3 respectively are as shown. Their temperature are such that। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है T1 > T2 > T3। दूसरा ऑप्शन बेटा दिया गया है T1 > T3 > T2। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है T2 > T3 > T1, और ऐसे फोर्थ दे रखा है T3 > T2 > T1। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो किससे है रिलेटेड, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो सबसे पहले बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए बेटा क्या होता है बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, समझ लो फिर शुरू करते हैं। देखिए एक पॉइंट समझना है, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता रहता है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो लेमडा एम है वो T = क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जहाँ लेमडा बेटा क्या है वो वेवलेंथ है, और T क्या है यहाँ टेम्परेचर ब्लैक बॉडी की। ठीक, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी देख लीजिए, उसको स्मॉल b से लिखते हैं। इसको बीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं या बीन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.89 × 10⁻³ मीटर केल्विन, याद रहेगा। अब यहाँ से देखो बेटा फॉर्मूला बनता है क्या, अगर मैं इसको देखूँ तो देखो साफ साफ दिखता है 1/T। कहने का मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी
तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसका टेम्परेचर बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लो, क्या मैंने बताया इस क्वेश्चन में। देखिए आपसे पूछा गया रिलेशन, देखो यहाँ पर देखो वेवलेंथ अगर इस रास्ते से आप जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ इस पॉइंट की वेवलेंथ सबसे कम है, जिस पॉइंट की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब हुआ T1 सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इसकी वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब है इससे कम इसकी बात करेंगे T3 की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है तो पक्का है ये टेम्परेचर सबसे कम होगा। क्लियर, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑप्शन क्या निकल के आएगा, T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा देख लीजिए। तो ये ऑप्शन बेटा क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीन डिस्प्लेसमेंट ला तुरंत समझ लीजिए वापस कि लेमडा टी इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, और लेमडा टी इक्वल टू बी बीन लिख सकता हूँ, जिसका मतलब है बीन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रहेगा। और जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर के। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बीन डिस्प्लेसमेंट पे आता जरूर है तो एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अ ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लेमडा एम एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, इट्स क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ एट टेम्परेचर 3000 विल बी। देखिए क्या कहा गया है कि जिस समय उसकी वेवलेंथ लेमडा 1 क्या थी, मैक्सिमम थी, उस समय जो उसका बेटा टेम्परेचर था वो कितना दिया गया था, 2000 केल्विन। कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में कि लेमडा 2 क्या होगा जिस समय उसका टेम्परेचर जो है कितना हो गया था, 3000 के। अब देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, लेमडा टी इक्वल टू बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा 1 T1 इक्वल टू लेमडा 2 T2। क्लियर, लिख सकते हैं ना। आप क्या करेंगे, वैल्यू डालिए। तो लेमडा 1 की वैल्यू कितनी दी है, लेमडा मैक्स इंटू टेम्परेचर बेटा कितना दिया, 2000। लेमडा 2 हमसे पूछा गया है, ये 3000 हो जाएगा। देखिए अब आप लेमडा 2 निकाल सकते हैं ना मस्त होके, ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, 2 लेमडा एम बाई 3, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखो पहले ऑप्शन में बताया गया 3 लेमडा बाई 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2/3, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बीन डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं, मैंने फॉर्मूला रिवाइज करा दिया और 1-2 क्वेश्चन करा दिए। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन एक जरूर आता है। अब देखिए अगला ला पढ़ लेते हैं पहले, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या बात होती है, इन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो देखिए लॉ पहले समझ लेते हैं फिर बातें शुरू करते हैं। उन्होंने बताया कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली proportional to temperature difference of body temperature and surrounding temperature। ठीक है, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डिपेंड करेगी, बात किस बात पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी और सराउंडिंग टेम्परेचर के डिफरेंस पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, टेम्परेचर चेंज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो देखोगे वो प्रोपोर्शनल बेटा किसके होगा, तो आप कहोगे बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, और ये जो लॉ है बेटा ये कुछ नया लॉ नहीं है, ये स्पेशल केस ऑफ स्टीफेंस लॉ है। तो अगर कोई पूछे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसा लॉ है तो आप बताओगे स्पेशल केस ऑफ स्टीफेंस लॉ। ठीक है, तो रेट जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ है मैं लिख देता हूँ पॉइंट, क्वेश्चन पूछा गया है Newton's law of cooling is a special case of Stephen's law for minimum temperature difference। ये बेटा तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस जो हो बॉडी के बीच में वो मिनिमम होना चाहिए, लगभग 10 डिग्री का चेंज होना चाहिए। कितने डिग्री का,
10 डिग्री का बेटा चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री है और सराउंडिंग टेम्परेचर 50 डिग्री है, तभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। 10 डिग्री तक ये वैलिड रहेगा। इसके न्यूमेरिकल करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल टू K, और आप कहेंगे T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS, ये याद रखना, ठीक है। तो ये T1 T2 ये टेम्परेचर चेंज है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन तो स्टेटमेंट से दिया गया है। क्या कहा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस। अब मैंने अभी बताया था स्टीफेंस लॉ, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अ बॉडी कूल फ्रॉम 50 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। इन व्हाट फर्दर टाइम इन मिनट विल इट कूल 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैं बना देता हूँ फ्रेम। कहा गया है कि 50 डिग्री सेल्सियस से ये कूल होता है बेटा कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, और फिर 40 से कहाँ होता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 50 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने में कितने मिनट लगते हैं बेटा, 5 मिनट लगते हैं। ठीक, तो पूछा गया अगले में कितना लगेगा, यही क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूछा जाता है। मैंने अभी तुमको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन लगाऊँ। T1 माइनस T2 अपान T इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया गया है, TS क्वेश्चन में दिया बेटा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कैसे क्वेश्चन करोगे, बहुत आराम से क्वेश्चन करिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले दो केस क्वेश्चन में दिए हैं, पहला 50 से 40, फिर अगला दिया है 40 से 30। तो पहले केस से मैं K निकालूंगा। देखो कैसे, दोनों का डिफरेंस कर लो। यहाँ पर देखो डिफरेंस करना है, तो 50 से 40 निकालोगे बेटा कितना होगा 10, और टाइम हमको कितना दिया है 5 पहले केस में। ओके, K दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बेटा 90 बाई 2, और माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है 20। ये देखो सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, K हो गया, ये कितना बचा, तो 45 माइनस 20। क्लियर। अब देखो इसको और सॉल्व कर लो, तो K इंटू बेटा कितना बचेगा 25। तो K इक्वल टू अगर हम निकालें तो 2 बाई 25, इसको बना लिया। अब सेकंड केस में इसे ख़त्म कर लेंगे। देखो सेकंड केस में क्या कहा गया, 40 से 30 बोलो, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टाइम पूछा गया, K मैंने देखो निकाल दिया, K कितना निकला था बेटा, तो 2 बाई 25 यहाँ रख दीजिए, दोनों को ऐड कर दिए, कितना होगा 70 बाई 2, सराउंडिंग कितना है 20। बस क्वेश्चन फिनिश। ये बेटा 10 बाई T ही रहेगा, और ये 2 बाई 25 रहने दो अभी। ये कितना हो जाएगा आपको मालूम है 35 हो जाएगा। ये 20 माइनस करेंगे और सॉल्व करते हैं तेज़ी से। ये बेटा होगा 2 बाई 25 इंटू ये कितना बचेगा 15, 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। T इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई 2 इंटू 3, इसको काटेंगे 25 आएगा। तो देखो T इक्वल टू आंसर कितना बनेगा 25 बाई 3। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन इसका होगा। क्या होगा, थर्ड। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर चेंज में कितना टाइम लगा था बेटा 5 मिनट। तो मैंने पहले केस से K निकाल लिया, दूसरे केस में मैंने K की वैल्यू डाल के T की वैल्यू फाइंड कर ली। आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ओके, अब देखिए बेटा लास्ट लॉ क्या है, स्टीफेंस लॉ। क्या इन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है, मैं पहले लॉ समझा देता हूँ फिर बात करता हूँ। द रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी emitted by a perfect black body, ठीक है, perfect black body per unit area per second, clear, is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद रहेगा। क्या इन्होंने बताया, जो Q बाई T इंटू A है प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, ये है कि जो रेट ऑफ जो रेडिएंट एनर्जी है इमीडिएट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ओके, जब इस सिंबल को हटाओगे तो आपको मालूम है T बाई A इक्वल टू यहाँ क्या लगेगा, सिग्मा T की पावर 4। याद रहेगा बहुत अच्छे से।
ये सिग्मा क्या स्टीफन्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी याद रखना। 5.67 इंटू 10⁻⁸ इसकी यूनिट भी याद रखना। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 याद रहेगा। यहाँ पर रेडियंट एनर्जी भी लिख सकते हो। देखो बेटा, रेडियंट पावर लिख सकते हो। क्या होती है रेडियंट पावर? तो इसको P से लिख सकते हो क्या, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हो तो ये यूज़ करिए, नहीं तो फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, E1/E2 इक्वल टू T1/T2 का पावर 4। लेकिन अगर सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है तो आप यही फॉर्मूला ऐसे लिखना, E1/E2 T1 का पावर 4 माइनस TS का पावर 4 T2 की पावर 4 माइनस TS के पावर 4, तब आप सॉल्व करिएगा। क्लियर? अब देखिए, इस तरीके से हमने हीट ट्रांसफ़र के जो मेन कॉन्सेप्ट है हमने रिवाइज कर दिए। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने करा दिए, वो इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।